डिस्कसिंग अबाउट आरएस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास आरएस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था और देखा था लाइक मान लो कि अगर आपके पास वन कायरल सेंटर का कोई मॉलिक्यूल है इन फीचर प्रोजेक्शंस, ओके। सो लाइक मान लो CH2 then CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH OH एंड H, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल में आपने कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए सीखा था। सो सबसे पहले अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स में कॉन्फ़िगरेशन असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करते हैं। तो प्रायोरिटी हम लोग कैसे असाइन करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता था उसको हम लोग क्या करते हैं, हायर प्रायोरिटी देते थे। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हायर प्रायोरिटी 1 किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगा और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि ये सेकंड वाला केस है वेयर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप एट हॉरिजॉन्टल लाइन। सो क्या करेंगे हम लोग, इसको फोर्थ वाले को इग्नोर करेंगे और फिर 1 2 3 मूव करेंगे, ओके। सो लाइक 1 2 3, है ना। जब हम लोग ऐसे मूव किए तो कौन सा डायरेक्शन मिला आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या देंगे, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग S देते हैं, लेकिन S नहीं देकर के यहाँ पे क्या देंगे, R देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे है आपका, हॉरिजॉन्टल। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते थे, S, तो S नहीं देकर के क्या देंगे, R देंगे। क्यों, क्योंकि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो हम लोग जस्ट अपोजिट देते हैं। सो इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, R कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और फिर अगर मान लो कि इसी तरह से मैं सेकंड वाला मॉलिक्यूल दूं लाइक OH H CH2 CH3 एंड C ट्रिपल बॉन्ड H, तो इसका क्या आएगा आपका, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, आप चेक करके देख लो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था ना। अब जो है हम लोग डिस्कस कर इसी फीचर प्रोजेक्शंस में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं रोटेशन के बारे में, ठीक है। कि इस मॉलिक्यूल को मैं कितना रोटेट करूंगा जो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, और कितना कि बेसिकली यहाँ पे इस जो आपका ये जो फीचर प्रोजेक्शंस है उसको कितना डिग्री से रोटेट करना अलाउड है और किस डायरेक्शन में रोटेट करना अलाउड है। जैसे कि मान लो कि मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ठीक है। लाइक मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ COH CH3 OH and H, this is a molecule, okay। हम लोग ना इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, है। सो सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दिया जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी। आई होप अब आपको प्रायोरिटी देना क्लियर हो रहा होगा। अगर प्रायोरिटी देना क्लियर नहीं है तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करो, ठीक है। क्योंकि प्रायोरिटी असाइन करने में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो आई डोंट थिंक कि अब आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा प्रायोरिटी असाइन करने में। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे क्योंकि ऑक्सीजन है, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे क्योंकि कार्बन है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन, इसलिए थर्ड प्रायोरिटी। और ओबेस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है आपका, कम है, तो फोर्थ प्रायोरिटी उसी को मिलने वाला है, ठीक है। सो नाउ सी, अब क्या करना, फोर्थ वाले को इग्नोर कर देना, 1 2 3 मूव करना, 1 2 3, ओके। नाउ दिस इज द, सो ये कैसा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं, S नहीं देकर के क्या देना पड़ेगा, R, सेम एज इट इज आया उसके जैसा। नाउ मैं क्या करता हूं कि ये R कॉन्फ़िगरेशन आपके मॉलिक्यूल का क्या हुआ, R कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। नाउ अब अगेन नाउ सो हियर वी हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच हैव अ कॉन्फ़िगरेशन R। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो क्या करना है आपको कि बेसिकली मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री से हम लोग रोटेट करेंगे तो मैं ऐसा करता हूं कि इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर देता हूं, ओके। लाइक इस डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट कर, ठीक है। 90 डिग्री से रोटेट कर। सो अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो होगा क्या, बेसिकली ये जो OH है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चलाएगा। ये OH यहां चलाएगा। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कहां चलाएगा, यहां चलाएगा। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां चलाएगा। नाउ ये जो H है वो कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा। सो H यहां चलाएगा और CH3 आपका यहां चलाएगा। नाउ अब हम लोग यहां पे प्रायोरिटी असाइन करते हैं, ओके। नाउ प्रायोरिटी यहां पे फर्स्ट है, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। नाउ क्या है, यहां से हम फिर क्या करेंगे, फोर्थ वाले को इग्नोर करेंगे। बट अब ध्यान देना, आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, सॉरी वर्टिकल पे। तो आपको क्या करना है, इसको यहां पे इग्नोर करना, 1 2 3 मूव करना ना, 1 2 3, ठीक है। सो 1 2 एंड 3। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 2 3 मूव कर गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और फोर्थ जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पे है आपका, वर्टिकल में। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब हम लोग क्या देते हैं, S देते हैं। नाउ हुआ क्या कि बेसिकली यहाँ पे R था, वो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया आपका, S में कन्वर्ट हो गया। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको 190 डिग्री से फिर से रोटेट कर देता हूँ। कैसे रोटेट करता हूँ, उसी डायरेक्शन में फिर से मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री से, ओके। नाउ तो क्या होगा,
जब 90 डिग्री से फिर से आप अगर इसको रोटेट करोगे तो ये मॉलिक्यूल कैसे चेंज हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। पहले ये चेंज कैसे करेंगे। अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये CH3 यहां चलाएगा ऊपर, इसका मतलब CH3 वहां चलाएगा। OH कहां चलाएगा हॉरिजॉन्टल में, इसका मतलब OH यहां चलाएगा। ये कार्बोक्सिलिक कहां चलाएगा H यहां पे, तो कार्बोक्सिलिक यहां चलाएगा। और हाइड्रोजन कहां चलाएगा यहां पे, ये लो 90 डिग्री में मॉलिक्यूल आपका क्या होगा रोटेट करके। अब फिर से यहां पे क्या करो, असाइन करो कॉन्फ़िगरेशन। सो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड एंड देन थर्ड और फिर ये फोर्थ। नाउ फोर्थ वाला जो आपका ग्रुप है वो कहां पे चला गया, हॉरिजॉन्टल पे आ गया। फिर से आप मूव करो इसको इग्नोर करके 1 2 3, सो 1 2 एंड 3। ओके, सो दिस इज द कॉन्फ। अगेन आपका कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। लेकिन यहां पे कहां पे आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो आप क्या करोगे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देते हो, S देते हो। तो S नहीं देकर के मेरे को क्या देना पड़ेगा, R देना पड़ेगा। ओके, नाउ हुआ क्या कि बेसिकली यहां से 90 डिग्री रोटेट किया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। S से किस में कन्वर्ट हो गया, वो R में कन्वर्ट हो गया। नाउ मैं क्या बोल रहा कि अगर यहां से इस मॉलिक्यूल को ही देखो, अगर मान लो कि ये मॉलिक्यूल अपना था, OH ग्रुप यहां पे था, तो OH ग्रुप को 90 रोटेट किया तो हम लोग यहां पे पहुंचे, ठीक है। अब फिर से इस मॉलिक्यूल को 90 रोटेट किया तो OH यहां चला है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरे स्ट्रक्चर में, ठीक है, पहला और तीसरा अगर हम लोग डिस्कस करें तो आपने बेसिकली क्या किया, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब इसका मतलब कंक्लूजन यहां पे ये निकला कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो अगर हम उसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि इस वाले मॉलिक्यूल का पहले आपका क्या था कॉन्फ़िगरेशन, R था। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर से क्या हो गया, R हो गया। कब, जब आपने 180 डिग्री से रोटेट किया। हालांकि अगर आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर R है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर S होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करते हो, मान लो इस मॉलिक्यूल को अगर 180 डिग्री से रोटेट करते हो तो अगर ये R होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेगा। यहां भी क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, R आएगा। अगर ये मॉलिक्यूल S होता तो 180 डिग्री से रोटेट करने से ये इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या आता, S आता। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जब हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप 180 डिग्री के किसी भी मल्टीपल में करो, जैसे 180 डिग्री किया, आप 180 डिग्री 1 रोटेट कर दो, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि इसको आप 180 डिग्री के मल्टीपल में रोटेट कर दो, तो पहला मल्टीपल 180 होगा, दूसरा मल्टीपल कितना हो 360। मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल को आप 360 रोटेट कर दो। 360 रोटेट करने का मतलब फिर से आप एक बार यहीं पे आ जाओ, ठीक है। 360 जब आप रोटेट कर दोगे तब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि 180 के किसी भी मल्टीपल में, किसी भी मल्टीपल में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है। 90 के किसी भी 90 के ऑड मल्टीपल में, जैसे 90 केस में अगर आप करोगे, लाइक अगर ऑड मल्टीपल में करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना कि जो रोटेट करना है वो उसी प्लेन में रोटेट करना है। जैसे ये प्लेन हुआ तो इसी प्लेन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करो। कहने का ये मतलब हुआ कि इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे उठा के, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, इसको ऐसे उठा के ऐसे ऐसे नहीं रोटेट कर सकते हो। जिस प्लेन में बना हुआ है मॉलिक्यूल उसी प्लेन में आपको रोटेट करना है। और कितने से रोटेट करना है, 180 डिग्री से रोटेट करना है। अगर 180 डिग्री से रोटेट किया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है, और अगर 90 डिग्री से रोटेट किया तो आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम इसी बात को लिखते हैं ऑन फिशर प्रोजेक्शंस, राइट डाउन इन फिशर प्रोजेक्शंस, in Fisher projections, okay, in Fisher projections on rotating the molecule by 90 degree on either डायरेक्शन। यहां कहने का ये मतलब हुआ कि इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में आप क्या करो, उसको रोटेट करो, ठीक है। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऑन आइदर डायरेक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल गेट चेंज, ओके। वहीं पे
अगर आप 180 डिग्री के मल्टीपल में रोटेट करोगे तो आपके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है। S है तो S ही रहेगा, R है तो R ही रहेगा ना। सो ऑन rotating a molecule by multiple of 180 degree, the configuration of molecules remains same कहने का मतलब चेंज नहीं होगा। ओवरऑल यही कहने का मतलब हुआ। आपको बस दो बातें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर फीचर प्रोजेक्शन में है, अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से अगर आप रोटेट किए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाने वाला है, और इसी मॉलिक्यूल को अगर आप 180 डिग्री से रोटेट किए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है। बस यही दो बात। अगर 90 से रोटेट किया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया, R था तो किस में कन्वर्ट हो गया, S में। और अगर आप 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे, 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है। R होगा तो R ही रहेगा, S होगा तो S ही रहेगा। बस ये दो बात। तीसरी बात ये कि इसको जो आपको रोटेट करना है वो ब्लैक बोर्ड की प्लेन में रोटेट करना है। उसी प्लेन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जितने जिधर से भी आपको रोटेट करना रोटेट करो, कोई इशू नहीं है, बट उसी प्लेन में आपको रोटेट करना। बस ये दो बातें आपको, तीन बातें यहाँ पे ध्यान रखने का है। ओके, नाउ सपोज एक जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका एक्सचेंज का। ओके, एक्सचेंज कैसे कहने का मतलब है कि जैसे कि हम ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल लेते हैं। ओके, एक मॉलिक्यूल लेते हैं भाई, मान लो वही अपना प्रीवियस वाला ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है अपने पास। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन पहले निकालें। तो कॉन्फ़िग फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी यहां पे इग्नोर करेंगे, 1 2 3 मूव करेंगे, 1 2 3। ओके, सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज है और हॉरिजॉन्टल में। क्लॉकवाइज में मेरे को क्या देना पड़ता है, S R नहीं दे करके हम क्या देंगे इसको S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया आपका S। अच्छा, हम लोग देखो जैसे कि अगर VCR रूल याद करो, VCR रूल, वर्टिकल क्लॉकवाइज R। ओके, सो वर्टिकल में तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल में है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज में मेरे को क्या देना होता था, R देना होता था। तो R नहीं देंगे, उसके जस्ट अपोजिट क्या देंगे, S देंगे। उस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने इसको असाइन किया। नाउ मैं क्या कर रहा हूं कि अब थोड़ा सा एक एक्सचेंज का कांसेप्ट आपको समझना। अभी रोटेशन का कांसेप्ट आपने समझा कि 90 डिग्री 180 डिग्री रोटेट करने पे क्या होता है। अब थोड़ा सा एक्सचेंज का कांसेप्ट आपको समझना। एक्सचेंज कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का क्या है, S है। एक्सचेंज क्या करो, इसको यहाँ पे ले आओ और मतलब कार्बोक्सिलिक को इस पोजीशन पे ले आओ और हाइड्रोजन को उस पोजीशन पे ले जाओ। ठीक है, क्या करना है, एक्सचेंज का यही मतलब होता है। ठीक है, एक्सचेंज करने का मतलब एक कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल्स के पोजीशंस को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, क्या एक्सचेंज किया, कार्बोक्सिलिक को मैं यहां ले आया, हाइड्रोजन को वहां ले आया, इधर मैं दोनों को टच नहीं किया, तो इधर एज इट इज रहेगा CH3 एंड OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक मेरा क्या था, ऊपर था, कार्बोक्सिलिक ऊपर, तो ये कार्बोक्सिलिक कहां चला आया, नीचे चला आया। और हाइड्रोजन मेरा कहां था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, तो वो कहां चला गया, वर्टिकल लाइन पे। नाउ फिर से अपन असाइन करते हैं 1 2 3 और ये क्या हो गया, फोर्थ वाला फिर से कहां पे आपका, अगेन आपका वर्टिकल लाइन पे आ गया। सुना, अब फोर्थ को इग्नोर कर देना, 1 2 3 मूव करो, 1 2 3। ओके, नाउ दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, ये भी कैसा आ गया आपका, क्लॉकवाइज आ गया। लेकिन फोर्थ वाला आपका कहां पे है, वर्टिकल लाइन पे, तो VCR लगाएंगे, वर्टिकल क्लॉकवाइज R। ओके, सो वर्टिकल में भी है और क्लॉकवाइज भी है, तो हम इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन देंगे, R देंगे। ठीक है, क्या दिखा आपको कि यहां पे एक बार एक्सचेंज करने पे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ना मैं एक बार फिर से इसको एक्सचेंज कर देता हूं। ठीक है, आप चाहो तो किसी को भी एक्सचेंज कर लो, इसमें से किसी को भी पोजीशन को आप क्या करो, एक्सचेंज करो। तो मैं कर लेता हूं, इसको एक्सचेंज कर लेता हूं। ओके, CH3 को मिथाइल को वहां ले जाता हूं और कार्बोक्सिलिक को यहां ले आता हूं। ठीक है, लाइक सो द मॉलिक्यूल विल बी, इधर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन मेरा उधर ही रहा और OH इधर ही रहा, और यहां पे कार्बोक्सिलिक आ गया, नीचे क्या आ गया आपका, कार्बोक्सिलिक, और यहां पे क्या आ गया आपका CH3 आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। ओके, नाउ अब यहां पे मैं प्रायोरिटी असाइन करता हूं 1 2 3 और फिर 4। ओके, सो फोर्थ वाला आ गया आपका कहां पे, वर्टिकल पे। ठीक है, तो VCR रूल लगेगा 1 2 3। ठीक है, सो 1 2 3 किधर से मूव किया, 1 2 3। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो R नहीं देकर के आपको क्या, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या देना पड़ेगा आपको, S देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, S देना पड़ेगा। इसका मतलब फिर से आपने क्या एक्सपेक्ट किया कि बेसिकली
यहाँ पे आपने फिर से एक ग्रुप को एक्सचेंज किया, एक ग्रुप को एक्सचेंज किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R था, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S हो गया। नाउ मैं क्या करता हूं, मैं ये दो पाथ से नहीं आता हूं, मैं डायरेक्ट आना चाहता हूं इस मॉलिक्यूल में, मैं डायरेक्ट आना चाहता हूं इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, यहाँ पे एक एक्सचेंज किया, वन एक्सचेंज किया, वन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन एक्सचेंज। कल करके आप ऐसा ना समझो कि दो ग्रुप को एक्सचेंज किया तो डबल एक्सचेंज क्यों, नहीं, एक ही एक्सचेंज किया। एक एक्सचेंज करने का मतलब जैसे कि अगर आपने हाइड्रोजन को यहाँ पे लाया, तो भाई यहाँ पे जगह तो खाली करना पड़ेगा ना, तो इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन एक्सचेंज बोलते हैं, सिंगल एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। डबल एक्सचेंज किसको बोलते हैं कि एक एक्सचेंज अभी आपने कर लिया, अब इसके बाद आप एक एक्सचेंज करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि यहाँ पे मैं दो एक्सचेंज करूं, पहला एक्सचेंज आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ लाया ग्रुप और फिर यहाँ से यहाँ, तो मैं अब यहाँ पे इसको डबल एक्सचेंज बोलता हूँ, ठीक है, डबल एक्सचेंज। पहला एक्सचेंज मैंने यहाँ पे किया और सेकंड वाला एक्सचेंज मैंने यहाँ पे किया, तो दिस इज अ वन एक्सचेंज, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल एक्सचेंज बोलेंगे, सिंगल एक्सचेंज बोलेंगे, ओके। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल एक्सचेंज बोलेंगे, डबल एक्सचेंज, ओके। सो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे क्या हो गया आपका, सिंगल एक्सचेंज हुआ, सिंगल एक्सचेंज, सिंगल एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप सिंगल एक्सचेंज करते हो तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। S था, क्या हो गया, R हो गया। अगर R होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, S में। एग्जांपल देख लो, R था तो किस में कन्वर्ट है, S में। मतलब कि अगर सिंगल एक्सचेंज करोगे तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बेसिकली उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। R होगा तो S हो जाएगा, S होगा तो R हो जाएगा। नाउ अगर मान लो कि आप डबल एक्सचेंज करते हो, डबल एक्सचेंज कहने का मतलब, मैं डबल एक्सचेंज को फिर से अच्छे से समझाऊंगा। डबल एक्सचेंज कहने का मतलब कि एक एक्सचेंज आपने कर लिया, मतलब क्या हो गया कि H यहां चला गया आपका, OH यहां आ गया, अब फिर OH को फिर आप यहां पे भेज दिया और CH3 को यहां पे, तो ये डबल एक्सचेंज हुआ। कैसे डबल एक्सचेंज, पहला आपने इसको एक्सचेंज किया, मैंने फर्स्ट लगाया, तो H यहां चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक यहां चला, एक एक्सचेंज हो गया। नाउ इसी मॉलिक्यूल में आप फिर से आप दूसरा एक्सचेंज करो, कार्बोक्सिलिक को यहां ले आए और CH3 को यहां ले गए, देखो कार्बोक्सिलिक वहां चला गया, CH3 यहां चला गया, ठीक है। हाइड्रोजन जो पहला एक्सचेंज से वहां गया था, तो जब आपने एक ही बार में, आपने एक ही स्टेप में क्या किया, दो एक्सचेंज कर दिया, दो स्टेप नहीं लिए, एक ही स्टेप में आपने क्या किया, दो एक्सचेंज कर दिया, तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था वही इसका कॉन्फ़िगरेशन है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि इवन एक्सचेंज में, इवन एक्सचेंज, दो आई थिंक इवन है, इवन एक्सचेंज में मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है। अगर आप ऑड एक्सचेंज करते हो, ऑड एक्सचेंज करोगे जैसे 3 बार, 5 बार, 7 बार, 1 बार, तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट यहाँ पे ये निकला कि अगर आप इवन एक्सचेंज करते हो किसी मॉलिक्यूल में, किसी काइरल सेंटर में, ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा, रिटेन रहेगा। R था तो R ही रहेगा, S था तो S ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप ऑड एक्सचेंज करते हो, 1 3 5 7 9 इस तरह करके इतने बार एक्सचेंज करते हो, तो उस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, फिर हम लोग रिजल्ट को क्या करेंगे, लिखेंगे। सो सी, एक और मॉलिक्यूल में लेता हूं और फिर हम अगेन लेट अस सी गाइस कि हम लोग इस एग्जांपल को हम लोग एक ही मॉलिक्यूल में अपना तो इवन एक्सचेंज करके देखते हैं, एक ही साथ। हम लोग दो स्टेप में नहीं करेंगे, एक ही में क्या करते हैं, हम लोग चेक करके देखते हैं कि कैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है या नहीं होता है, ठीक है। मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे एक मैं मिथाइल लेता हूं, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन असाइन करते हैं 1 2 3 एंड इसका 4, ठीक है। सो फोर्थ वाला को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हम लोग 1 2 3 मूव करेंगे, 1 2 3, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज है, फोर्थ वाला वर्टिकल में, तो VCR लग जाएगा, तो यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इवन एक्सचेंज करना है एक ही साथ मॉलिक्यूल में। कैसे चेंज करेंगे, मान लो कि मैं इसको यहाँ पे ले गया, हाइड्रोजन को यहाँ ले गया, फ्लोरीन को यहाँ ले, एक सिंगल एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, और दूसरे को मैं यहाँ पे कर दूं। देखो एक्सचेंज करने में मैं क्या किया, मिथाइल को यहाँ ले गया, क्लोरीन को यहाँ, दोनों को एक साथ में एक्सचेंज कर दो। देखो एक्सचेंज करने का क्या है, किसी भी ग्रुप को कहीं से भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। लाइक जैसे इस फ्लोरीन और इस मिथाइल को भी मैं एक्सचेंज कर सकता था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी किसी को भी आप एक्सचेंज करो, बट ध्यान रखना कि आप कितने टाइम्स एक्सचेंज करो, इवन टाइम्स एक्सचेंज करो या फिर ऑड टाइम एक्सचेंज करो। तो हम लोग कितने बार कर रहे हैं, 2 बार एक्सचेंज करें, क्या बनेगा अपना मॉलिक्यूल, ठीक है। इवन टाइम्स एक्सचेंज करने पे ये देखो फ्लोरीन यहाँ है तो यहाँ चला आएगा, ओके। नाउ हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ चला आएगा, ओके। नाउ यहाँ पे मिथाइल यहाँ है तो यहाँ चला आएगा, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ है तो यहाँ चला आएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका R है,
और इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन जब R है तो हम लोग इसमें इवन एक्सचेंज किए, दो बार एक्सचेंज किया ना, एक बार यहाँ पे किया और एक बार यहाँ पे किया। तो जब हम इवन एक्सचेंज करते हैं, जब हम इवन एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। सो आई होप जब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं कि इवन एक्सचेंज करने पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। सो असाइन करो आप यहाँ पे प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ को इग्नोर करो और 1 2 3 मूव करो, 1 2 3, ओके 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ वाला जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पे है आपका, हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग को क्या देना पड़ता है, एस, एस नहीं लेकर के हम लोग को क्या देना पड़ेगा, आर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इवन एक्सचेंज जब हम लोगों ने किया तो क्या हुआ, आपका मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। नाउ अब हम लोग एक बार फिर से चेक करके देते हैं क्या कि हम ऑड एक मॉलिक्यूल, जब हम ऑड एक्सचेंज करेंगे, लाइक एक बार, तीन बार, पांच बार एक्सचेंज करेंगे तो क्या मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसी मॉलिक्यूल को हम एक बार एक्सचेंज करते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं, मान लो यहां से एक्सचेंज कर देते हैं। यहां से कहने का मतलब क्लोरीन को यहां पे ले गया और हाइड्रोजन को यहां पे ले आया, तो मॉलिक्यूल अपना क्या बन जाएगा, ठीक है, वहीं पे एक्सचेंज हुआ। क्लोरीन यहां चलाएगा, हाइड्रोजन यहां चलाएगा, CH3 और आपका फ्लोरीन एज इट इज रिटेन करेंगे, ठीक है। तो जब हमने सिंगल एक्सचेंज किया है तो इवन ऑड एक्सचेंज करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो आई होप इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R से क्या चेंज हो गया होगा, S चेंज हो गया। हम चेक कर लेते हैं क्या ये मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन S हुआ या नहीं हुआ, चेक करते हैं। प्रायोरिटी असाइन करो 1 2 3 और फिर फोर्थ वाला ग्रुप आपका कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। इसको इग्नोर करके 1 2 3 मूव करो, 1 2 3, ओके। नाउ मूव किया, कैसा डायरेक्शन आया आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया तो हमको क्या देना पड़ेगा, एस, एस नहीं देकर के मेरे को क्या देना, सॉरी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, फोर्थ है ना, हॉरिजॉन्टल में। सो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 गए तो हम लोग को कौन सा, सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को क्या देना पड़ता है, आर। आर नहीं देकर के हम लोग को क्या देना पड़ेगा, एस। तो देखो पहले आर था, अब क्या हो गया आपका, एस हो गया। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इवन एक्सचेंज किए तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है, ऑड एक्सचेंज किए तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ओके। सो इसी लाइन को हम लोग लिखते हैं, रिजल्ट बना के आपको इसी बात को ध्यान रखना है। In Fisher projections, in Fisher projection, in Fisher projections, even exchange, इस exchange का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। even exchange change the, sorry, even exchange does not change, okay, does not change the configuration, does not change the configuration of the molecule, है ना। even exchange में change होता है क्या, नहीं होता है change। why, in Fisher projection, in odd exchange का मतलब समझ में आ रहा होगा, एक बार, तीन बार, पांच बार, सात बार, है ना। on odd exchange change the configuration of the molecule, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई X एक कायरल मॉलिक्यूल है, ओके, कायरल नहीं बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऐसे कह सकते हैं अपन, चलो इसको तो आप समझ ही लियो, मैं इसका एग्जांपल नहीं बनाता। मैं एक X मॉलिक्यूल बनाना चाह रहा था और फिर उसको इवन एक्सचेंज करके लिखना चाहता था। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इवन एक्सचेंज से मॉलिक्यूल का क्या होना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना है, और ऑड एक्सचेंज से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ता हूं कि आप इसको ट्राई करो और उसको इवन एक्सचेंज करो, ऑड एक्सचेंज करो और देखो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज होता है या नहीं होता है। लाइक जैसे कि मान लो कि मैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, ठीक है। और इसको क्या करो, आप एक बार इवन एक्सचेंज करो, ओके, और एक बार क्या करो, आप इसका ऑड एक्सचेंज करो, ठीक है। इवन एक्सचेंज और मतलब एक बार सिंपल आप एक इवन एक्सचेंज करो, यहाँ पे इवन एक्सचेंज करो और यहाँ पे एक बार ऑड एक्सचेंज करो, ओके, ऑड एक्सचेंज करो।
और देखो तो क्या इवन एक्सचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है क्या, नहीं होगा, ठीक है। और ऑड एक्सचेंज करके देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है क्या, हाँ हो जाएगा। ओके, सो ये आप एक बार ट्राई करो अपने से कि कैसे एक्सचेंज होता है या नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है या नहीं होता। आप इसको ट्राई करें, आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। हम लोग फिर फर्दर आगे करेंगे, ठीक है। सो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, फिशर प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। लास्ट पहले इससे पहले कल से पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा कि फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है, फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट कैसे करता है। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था वेज डैश प्रोजेक्शन क्या है, वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोगों ने वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करने का कोशिश किया, फिर फिशर को हम लोगों ने क्या किया, वेज डैश में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। फिर हम लोग क्या किए, फिशर प्रोजेक्शंस का कॉन्फ़िगरेशन निकालना स्टार्ट किया, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया, सीखा कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, आर कब असाइन करते हैं, एस कब असाइन करते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा कंसेप्ट देखा कि फोर्थ वाला ग्रुप अगर आपका वर्टिकली है तो वीसीआर रूल लगाते हैं, और अगर फोर्थ वाला ग्रुप क्या है आपका हॉरिजॉन्टली है तो इसके जस्ट अपोजिट लगाते हैं, वीसीआर के जस्ट अपोजिट लगाते हैं। फिर आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई मॉलिक्यूल फिशर प्रोजेक्शंस में है, अगर आप 180 से रोटेट कर देते हो उस मॉलिक्यूल को तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, और 90 से अगर आप रोटेट कर देते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आप इवन एक्सचेंज करते हो, 2 बार एक्सचेंज करते हो, 4 बार एक्सचेंज करते हो, 6 बार एक्सचेंज करते हो मॉलिक्यूल के पोजीशंस को, तो आपके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर अगर मान लो कि आप ऑड एक्सचेंज कर देते हो, तो ऑड एक्सचेंज करते हो तो आपके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूं? ओके, सो सी molecules having single chiral center, single chiral center, okay। मॉलिक्यूल्स है मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर हो। देखो ये मॉलिक्यूल है, स्टार से बता देना हम लोग कायरल सेंटर को, तो ये कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर का क्या था कंसेप्ट, कायरल सेंटर का ये कंसेप्ट था कि कायरल सेंटर आपका कैसा होना चाहिए, जो एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होगा वो क्या होगा आपका कायरल होगा, ठीक है। सो अब ऐसा मॉलिक्यूल जो सिंगल कायरल सेंटर है, जिसमें कितना कहना है आपका एक ही कायरल सेंटर है, तो हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं लाइक सिंगल कायरल सेंटर का, मान लो कि OH ले लिया, COOH ले लिया, एक CH3 ले लिया और एक, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका ये कार्बन कैसा है आपका कायरल है। तो जो मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है, ठीक है, एक कायरल सेंटर है, तो अगर वो मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है तो कायरल सेंटर कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आप रिलेट करने का कोशिश करना जो आप पीछे पढ़े हो, ठीक है। कायरल सेंटर कहने का क्या मतलब हुआ, कायरल सेंटर कहने का मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या कंडीशन था, कायरल का 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप, ओके 4 डिफरेंट ग्रुप। अब मेरे को ये बताओ कि अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज होगा और 4 डिफरेंट ग्रुप होगा तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका। अब वो वाला केस को याद करो ना जब हम लोग हाइड्रोजन में फ्लोरीन क्लोरीन 4 डिफरेंट ग्रुप लगा करके और क्या किए थे, चेक किए थे। तो अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज और 4 डिफरेंट ग्रुप है तो सबसे पहले तो ये कायरल है, ये सबसे पहले क्या है आपका कायरल है। अगर ये कायरल हुआ तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये मान लो कि कायरल हुआ और ये 4 डिफरेंट, अब मान लो कि हम लोग क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे कि 4 डिफरेंट ग्रुप से, तो अगर ये कायरल हुआ इसका मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा, इसका मतलब इसमें ना ही कोई पीओएस होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पीओएस और सीओएस को कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। मान लो कि कोई मॉलिक्यूल आपका कायरल है, तो कायरल होने कायरल है इसका मतलब क्या होगा, उसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा और 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा। देखो ये दो कंडीशन है ना। अब अगर ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो इसमें क्या होगा आपका पीओएस भी नहीं होगा, COS भी नहीं होगा। अब अगर आपके मॉलिक्यूल में POS और COS नहीं है तो फिर वो कैसा होगा, डाइसिमेट्रिक होगा। कैसा होगा, डाइसिमेट्रिक होगा। और जो मॉलिक्यूल्स डाइसिमेट्रिक होते हैं वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होते होंगे। जो डाइसिमेट्रिक होते हैं वो कैसे होते हैं मॉलिक्यूल आपके, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या, मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन सिंगल कायरल सेंटर विल बी मस्ट ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। सो जो molecules having single chiral center वो क्या होगा, must be optically active, है ना। क्या होगा वो, must be optically active, must be optically active। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो जहां पे सिंगल कायरल सेंटर है,
अगर एक कायरल सेंटर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर है, तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। वो क्या करेगा, पीपीएल को रोटेट करेगा ही करेगा। बट ध्यान रखना कि सिंगल कायरल सेंटर, अगर यही यहाँ पे डबल कायरल सेंटर हो गया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है। या तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या फिर कैसा हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कब, जब दो हो जाएंगे कायरल सेंटर आपके मॉलिक्यूल्स में, कितना आ जाए, दो आ जाए। लेकिन अगर सिंगल कायरल सेंटर हुआ तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप बैक डायरेक्शन से भी जा सकते हो। कायरल है, एक ही कायरल सेंटर है, मतलब sp3 होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा। 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच, इसका मतलब POS और COS नहीं होगा। जो POS और COS जिसमें नहीं होता है वो क्या होता है, डाइसिमेट्रिक। और जो डाइसिमेट्रिक होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव इनडायरेक्टली कौन हो गया, जिसमें सिंगल कायरल सेंटर। सो आपके माइंड में डायरेक्टली ये बैठा के रखना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल के पास सिंगल कायरल सेंटर है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आई होप मैं आपको ये समझा पाया कि कोई मॉलिक्यूल अगर एक ही कायरल सेंटर है उस मॉलिक्यूल में तो फिर वो उसका ऑप्टिकली एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। आप आई होप आप ये लाइन को लिख ले होगे, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा जगह चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल कायरल सेंटर। ओके, नाउ यहाँ पे एक टर्म आता है सिंगल कायरल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक टर्म पढ़ना है, इनैंशियोमर। क्या पढ़ना है यहाँ पे, इनैंशियोमर्स, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, आपको समझना चाहिए, ठीक है। इनैंशियोमर्स, सो इनैंशियोमर्स, ठीक है। थोड़ा सा इस चैप्टर में डेफिनेशंस आप जो कभी भी नहीं सुने हो, वैसे वैसे वर्ड्स आते हैं, तो आप सारे टर्म्स का ना क्लियर कट ध्यान रखना। सारे टर्म्स का, जितने भी टर्म्स आप देखे हो, कायरल सेंटर, कायरल मॉलिक्यूल, डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जितने भी नए आगे टर्म आपका इनैंशियोमर्स आएगा, डायस्टेरियोमर्स आएगा, मीजो आएगा, रेस्मिक मिक्सचर आएगा, तो सारे टर्म्स का मीनिंग आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। अगर मैं कभी लेक्चर में इनैंशियोमर्स बोला था, आपके माइंड में सीधा स्ट्राइक करना चाहिए कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अब इनैंशियोमर्स क्या होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास जो अभी अपना मॉलिक्यूल था, हम एक कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, लाइक, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका अपन क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में असाइन करेंगे, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ, ठीक है। आप फोर्थ वाले को क्या करना है, इग्नोर करना, 1 2 3 मूव करो, 1 2 3, ठीक है। तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपका, 1 2 3 मूव करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या देते हो, एस नहीं देकर क्या देना पड़ेगा, आर। क्यों, क्योंकि आपका किधर है ये, हॉरिजॉन्टल में। फिर से चेक कर लो, 1 2 3, ठीक है। डायरेक्शन 1 2 3, ठीक है। सो किस डायरेक्शन हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या देना पड़ता है, एस नहीं देकर क्या देंगे, आर। क्योंकि आपका फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूं, यहां पे एक मिरर रख देता हूं। मैं यहां पे क्या कर दिया, एक मिरर रख दिया, ओके, मिरर रख दिया। मिरर रखूंगा तो इसका इमेज कैसा आने वाला, इसका इमेज कैसा आएगा, OH यहां पे होगा, H थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ऊपर आपका COH हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करता हूं, ठीक है। मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करता हूं 1 2 3 और फिर 4, ओके। सो फोर्थ को इग्नोर करके हमको क्या करना, मूव करना है 1 2 3, ठीक है। सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन हो गया आपका, ये हो गया फिर से आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ये डायरेक्शन कैसा हो गया आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया और फोर्थ वाला कहां पे आपका, हॉरिजॉन्टल पे, तो क्लॉकवाइज में हम लोग को क्या देना होता है, आर नहीं देकर के क्या देना पड़ेगा, एस, क्योंकि ये फोर्थ वाला ग्रुप कहां पे आपका, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। नाउ मैं क्या बोल रहा, मैं बोल रहा कि आप थोड़ा सा कोशिश करो ना इसको, कि देखो रोटेट करने का तो तरीका आपको पता चल गया, रोटेट कैसे करना है, ठीक है। रोटेट कॉन्फ़िगरेशन आपको मॉलिक्यूल्स, देखो क्या होता है कि अगर आप 90 डिग्री से रोटेट कर देते हो तो मॉलिक्यूल का आप कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो 90 डिग्री का रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अलाउड क्या है, 180 का अलाउड है। आप 180 के मल्टीपल में जितने टाइम्स आप रोटेट करना चाहते हो रोटेट करो, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, रोटेट करना है। 180 डिग्री के मल्टीपल में आपको जितना रोटेट करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा कि इस मॉलिक्यूल को आप 180 के मल्टीपल में जैसे भी रोटेट करना रोटेट करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप क्या करो, इसको उठा करके और इसमें कवर करने का कोशिश करो, ठीक है। इसको उठा करके आप क्या करो, कवर करने का कोशिश करो, ठीक है। 180 के मल्टीपल में आपको क्या करना, रोटेट करना। अच्छा, रोटेट भी कैसे करना, रोटेट आपको ऐसे करना जैसे मान लो मिरर ऐसे ही तो होगा, मिरर ऐसा होगा और ये मॉलिक्यूल कैसा है, ऐसा है।
तो मिरर के परपेंडिकुलर प्लेन, देखो मिरर का प्लेन ये है, और तो मिरर का परपेंडिकुलर कैसा प्लेन हो गया, यहाँ होगा, तो मिरर के परपेंडिकुलर प्लेन में आपको रोटेट करना है। मतलब कहने का मतलब इंडायरेक्टली क्या हुआ, इस ब्लैक बोर्ड के ही प्लेन में आपको क्या करना है, रोटेट करना है। इस प्लेन आपके नोटबुक के ही प्लेन में क्या करना है, उसको मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि मिरर के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में आपको इसको रोटेट करना है, या फिर मैं बोल दूं कि आप अपने पेपर के ही प्लेन में रोटेट करो। दोनों बात ही क्या हो गया, एक हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फिर से एक बार देखते हैं। एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Rn। इसका हमने मिरर इमेज लिया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, S आ गया। मैं क्या बोला कि आप थोड़ा सा ना इसको 180 डिग्री रोटेट करके, ऐसे या ऐसे रोटेट करके थोड़ा सा इसको कवर करने का कोशिश करो। तो कवर करने का कोशिश करने का क्या मतलब हुआ कि इसको ढकने का कोशिश करो, सुपर इंपोज करने का कोशिश करो। मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। कैसे, जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास ये B मॉलिक्यूल है, मान लो कि B कुछ है अपने पास, ठीक है, तो इसका आपने क्या किया, मिरर इमेज लिया। ये B का मिरर इमेज कैसा आना है, B का मिरर इमेज कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मिरर इमेज कैसा आएगा, मैं क्या करता हूं, इस B को ना, जैसे कि ये B है, ऐसे है, तो इस B को मैं 180 डिग्री से रोटेट करूं। 180 डिग्री से तो रोटेट करना अलाउड है ना, मतलब इसको मैं यहां ले गया और इसको मैं यहां ले आया, तो 180 डिग्री से रोटेट कर दो। 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, बेसिकली ये ऐसा चला आएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब कि बेसिकली हाँ ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री से रोटेट करने से, 180 डिग्री से रोटेट करने से ऐसा हो जाएगा, चाहिए, ठीक है। तो 180 डिग्री से रोटेट करो, ये ऐसा हो जाएगा ना। अब इसको उठा करके आप यहाँ पे डालो, क्या पूरा का पूरा कवर करेगा, कर देगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, कर देगा। क्यों, क्योंकि ये B को उठा के आप यहाँ पे डालो ना, ये पूरा का पूरा भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका और इसका मिरर इमेज कैसे हैं, सुपर इंपोजेबल। कैसे हैं, सुपर इंपोजेबल। सुपर इंपोजेबल कैसे हैं ये दोनों, सुपर इंपोजेबल, ओके। ठीक है, सो क्या हो गया आपका, ये B और ये B क्या हो गया आपके, सुपर इंपोजेबल। अगर मान लो कि ये B जो इमेज था, इसको 180 डिग्री किधर भी आप रोटेट कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो इमेज का जो B है वो ओरिजिनल वाले B को सुपर इंपोज नहीं कर पा रहा, मतलब पूरा का पूरा कवर नहीं कर पा रहा, तो ये कैसा हो जाता, नॉन सुपर इंपोजेबल हो जाता, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये मॉलिक्यूल लिए, इस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज हुआ, इस मिरर इमेज की हेल्प से हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको पूरा का पूरा सुपर इंपोज करना चाह रहे हैं। सुपर इंपोज कहने का क्या मतलब, पूरा का पूरा कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम कवर कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो ऊपर मेरे पास COH है, तो यहाँ भी ऊपर COH, नीचे CH3 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3। तो अगर मान लो कि मैं बिना रोटेट किए हुए ही अगर मैं कवर करना चाहूंगा, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक और मिथाइल ग्रुप तो कवर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका H है और यहाँ पे क्या है OH है, तो ये वाले ग्रुप कवर होने वाले नहीं। यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे क्या है H है, तो ये पूरा का पूरा कवर नहीं होगा। मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं H और OH को मैच करवाने का कोशिश करता हूँ। मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ, यानी कि OH यहाँ चला आएगा और H यहाँ चला आएगा, तो यहाँ पे OH कवर हो जाएगा और यहाँ पे H कवर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो कि अगर आपने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया तो मिथाइल कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो मिथाइल को ये कवर करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे ऊपर मिथाइल होगा और यहाँ पे ओरिजिनल वाले मॉलिक्यूल में आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल है, तो ये कार्बोक्सिलिक रोटेट करके कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप 180 डिग्री के एंगल में कैसे भी रोटेट करो, ये मॉलिक्यूल कभी भी इसको सुपर इंपोज करने वाला नहीं है, कभी भी इसको ये पूरा का पूरा ढकने वाला नहीं है, कभी भी पूरा का पूरा इसको कवर करने वाला नहीं है। आप देखो लो जितने बार रोटेट करना, ध्यान रखना आपको 180 में रोटेट करना है। क्यों, क्योंकि अगर 180 में नहीं रोटेट किया, आप 90 डिग्री में रोटेट करते तो 90 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाता है, फिर ये अलग आइसोमर हो गया, ये अलग आइसोमर हो गया। आ रहा बात समझ में? तो इसका मतलब क्या, फिर क्या करना पड़ेगा आपको कि बेसिकली 180 में क्या करना है, रोटेट करना है। 180 डिग्री रोटेट करके क्या कोशिश करना है, इसको पूरा का पूरा सुपर इंपोज कर देना है। तो आई डोंट थिंक कि आप इसको कितना भी डिग्री एंगल घुमा 180 के मल्टीपल में घुमा करके इसको पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाओगे, पूरा का पूरा सुपर इंपोज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब आप सुपर इंपोज नहीं कर पाओगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इनैंशियोमर, ठीक है। किसका इनैंशियोमर, इसका इनैंशियोमर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं ना डेफिनेशन बनाता हूं इनैंशियोमर का। क्या होगा डेफिनेशन, ए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल whose mirror image, इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज क्या होगा, ये ए मॉलिक्यूल whose mirror image is not superimposable। not superimposable कहने का मतलब
ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है वो कभी भी इसको क्या कर सकता, सुपर इंपोज नहीं कर सकता। अगर नॉन सुपर इंपोजेबल हुआ तो हम लोग उस मॉलिक्यूल के मिरर इमेज को क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर बोलेंगे। क्या, फिर से एक बार डेफिनेशन लेते हैं। ए मॉलिक्यूल whose mirror image is not a superimposable, not superimposable मतलब कवर करने वाला नहीं है, पूरा का पूरा कवर करने वाला नहीं है। सो दैट मिरर इमेज इज कॉल्ड इनैंशियोमर, या फिर उस पेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स बोलेंगे। और इनैंशियोमर में क्या रिलेशन आता है कि अगर एक R हुआ तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, S होगा। अगर एक S हुआ तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, S होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, और अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो उसके मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा। अगर इसका हम लोग वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, S है, तो उसका मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, R होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इस पेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस पेयर्स को, इनैंशियोमर्स, ठीक है। नाउ अगर मान लो क्या इस B का इस B का जो इमेज था वो B को कवर कर पाया क्या, हाँ कवर कर दिया। कब, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद। तो इसका मतलब इन दोनों पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन दोनों को, तो फिर आइडेंटिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इनको, आइडेंटिकल बोलेंगे। सो आई होप आपको इनैंशियोमर्स का डेफिनेशन क्लियर होगा। सो राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, okay, a molecule whose mirror image is non superimposable, whose mirror image is non superimposable is called enantiomers, ठीक है। बट आप एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना कि इनैंशियोमरिज्म शो करने के लिए कायरल सेंटर होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा जो अपना डेफिनेशन है उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। डेफिनेशन अपना क्या है, डेफिनेशन ये है कि मिरर इमेज जो है, जो आपका मिरर इमेज है वो कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल। आप देखो नॉन सुपर इंपोजेबल, अगर मान लो कि कोई एलीन का केस आ गया, ठीक है, एलीन का आ जाएगा तो उसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं होता ना। मेरा कहने का ये मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का इनैंशियोमरिज्म शो करने के लिए कायरल सेंटर होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसमें कायरल सेंटर नहीं भी है वो भी क्या करेगा, आपका नॉन सुपर इंपोजेबल हो सकता है, वो भी इनैंशियोमर्स आपका क्या हो सकता है, वो शो कर सकता है। जैसे कि अगर मान लो कि आपके पास कोई एलीन है, एलीन कहने का मतलब वही इवन ऑड एलीन वाला, ठीक है। तो जो आपके पास अगर कोई एलीन है तो एलीन में भी क्या होता है आपका पीओएस सीओएस नहीं होता, उसका भी जो मिरर इमेज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कवर नहीं करते हैं, तो वो भी क्या होंगे आपके इनैंशियोमर्स होंगे, है ना। सो इनैंशियोमर शो करने के लिए कायरल सेंटर होना कोई जरूरी नहीं है ना। सो टू शो इनैंशियोमरिज्म chiral center is not a necessary condition, it is not a necessary condition। अगर मॉलिक्यूल में अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाए लाइक कि आपका इनैंशियोमरिज्म शो करने के लिए मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, आपका कायरल सेंटर मस्ट भी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके मॉलिक्यूल में क्या होगा, आपका कायरल सेंटर नहीं भी है तो वो इनैंशियोमरिज्म शो कर देखो। जरूरी कंडीशंस क्या है इनैंशियोमरिज्म के लिए, इनैंशियोमरिज्म के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो बात ध्यान में रखना है। क्या, मॉलिक्यूल्स का मिरर इमेज होना चाहिए, और जो मिरर इमेज हुआ वो सुपर इंपोजेबल नहीं होना चाहिए। सुपर इंपोजेबल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब वो सुपर इंपोजेबल नहीं होगा तो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा बात आपको जो ध्यान रखना है इनैंशियोमरिज्म में क्या, कि जब भी कभी R कॉन्फ़िगरेशन का मिरर इमेज लोगे तो मस्ट बी S आने वाला है। अगर S का मिरर इमेज लोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, R आने वाला है। यही आप इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में मैं एक मॉलिक्यूल देता था, उसका मिरर इमेज में यहां पे बनाता था और आपको क्या करता था, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलता था, और मैं पहले ही बता देता था कि इसका कॉन्फ़िगरेशन S है और R है। तो क्यों, क्योंकि मैं उसका मिरर इमेज बनाता था, मेरे को पता है कि अगर इसका R है तो इसको क्या होने वाला है S। निकालने का कोई जरूरत ही नहीं, जब आप निकालोगे तो भी आपको S मिलेगा।
आप भी क्या करो, आप ढेर सारे मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो और उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो। अगर मॉलिक्यूल R है तो उसके मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S आएगा। अगर मॉलिक्यूल S है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन S है, तो उसका जो मिरर इमेज होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना कि R का मिरर इमेज का आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, S आएगा। कोई मॉलिक्यूल जिसका कॉन्फ़िगरेशन S है तो उसका मिरर इमेज क्या आएगा, S आएगा। ये मस्ट कंडीशन है। आई होप आपको इनैंशियोमरिज्म समझ में आया। व्हाट इज इनैंशियोमरिज्म? इनैंशियोमरिज्म के लिए सफिशिएंट कंडीशंस बस यही है। क्या है कंडीशंस? मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इंपोजेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है, ये जो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है वो इस पे नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन सुपर इंपोजेबल कहने का मतलब पूरा का पूरा कवर नहीं करना चाहिए। नॉन, जैसे सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल कहने का क्या? मान लो कि एक मेरे पास ऐसा स्क्वायर है, तो इसका जब आप मिरर इमेज लिए, ठीक है, इसका आपने क्या किया, मिरर इमेज लिए, तो इस स्क्वायर का मिरर इमेज क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। क्या ये स्क्वायर को जब आप यहाँ पे उठा के रखोगे तो क्या ये वाला स्क्वायर इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा? कर लेगा कवर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। और उसका भी ए, अगर इसका एज लेंथ ए है तो इसका भी एज लेंथ क्या होगा, ए होगा सारा। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा कवर करेगा। तो ये कैसा हो गया, सुपर इंपोजेबल हो गया। ठीक है, अगर यही मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो कि आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, कुछ दूसरे इमेज ले लो, लाइक जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पे आपको कोई मॉलिक्यूल अपन ले लें। अगर मान लो कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है कि इसका सुपर इंपोजेबल, ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका मिरर इमेज क्या होता है, पूरा का पूरा इसको कवर नहीं करता, तो हम लोग उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल बोलते हैं। ठीक है, सो आपको फिर से एक बात ध्यान रखना है कि इनैंशियोमरिज्म क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स का मिरर इमेज, और मिरर इमेज जो होगा उसका क्या होगा, सुपर इंपोजेबल नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स बोलेंगे। इनैंशियोमर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, इनैंशियोमर्स शो करने के लिए कायरल सेंटर कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा कायरल सेंटर से लेकर के समझाया, तो आप क्या मान लोगे कि नहीं, इनैंशियोमरिज्म शो करने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है। लेकिन मैंने आपको सेकंड लाइन में वही दिखाया कि कायरल सेंटर इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, कि जो मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं भी है वो भी क्या करेगा, आपका इनैंशियोमरिज्म शो करेगा। नाउ थर्ड जो हमने बात कहा वो कहा कि R का मिरर इमेज हमेशा क्या होगा, S होगा। S का मिरर इमेज हमेशा क्या होगा, R होगा। अभी हम लोग फर्दर आगे भी करेंगे तो वहां पे भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि R का मिरर इमेज क्या होता है, S होता है। S का मिरर इमेज क्या होता है, आपका R होता है। सो आई होप आपको इनैंशियोमर्स के बारे में समझ में आया होगा कि इनैंशियोमरिज्म आपका क्या होता है। नाउ मूविंग फर्दर, इनैंशियोमर्स, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा रेसमिक मिक्सचर देखते हैं। व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? ओके, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रेसमिक मिक्सचर के बारे में। ओके, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। ओके, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो रेसमिक मिक्सचर सबसे पहले समझने से पहले आपको इनैंशियोमर्स समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि मैं फिर से कोई नया मॉलिक्यूल लूं, लाइक फ्लोरीन CH3 ले लेता हूं यहाँ पे, और फिर आपका CH3 ले, ठीक है, यहाँ पे COOH, ठीक है। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो। आई होप 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो फोर्थ को इग्नोर करेंगे, 1 2 3, ठीक है। दिस द डायरेक्शन कैसा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्या देना पड़ेगा, S नहीं देना, क्या देना पड़ेगा आपको, R, ठीक है। क्लॉकवाइज होता तो R देते, R, अभी एंटी क्लॉकवाइज होता कैसा देना पड़ेगा, S नहीं तो R। आई होप समझ में आ रहा हो आपको कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 1 2 3, ठीक है। फोर्थ को इग्नोर कर दिया, 1 2 3 मूव किया तो कैसा डायरेक्शन आया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं, S नहीं देकर के क्या देना पड़ेगा, R। ये समझ में आ गया। मैं इसका मिरर इमेज लेना चाहता हूं, ठीक है। मैंने इसका क्या कर दिया, मिरर इमेज लिया, ठीक है। तो मिरर इमेज जब मैं इसका लूंगा तो इसका मिरर इमेज क्या आने वाला है, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन, हाइड्रोजन थोड़ा दूर चला जाएगा, ऊपर आपका वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नीचे आपका CH3। आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी S होगा। क्यों? क्योंकि R का मिरर इमेज क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S होता है। तो मैं चेक कर लेता हूं क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 2 3 और 4, ठीक है। फोर्थ को इग्नोर करूंगा, 1 2 3 मूव करूंगा, तो ये रहा 1 2 3। कैसा डायरेक्शन हो गया आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया तो क्या हॉरिजॉन्टल में तो क्या देना पड़ेगा मेरे को, क्लॉकवाइज है तो R देना होगा। R नहीं देकर के मेरे को क्या देना पड़ेगा, S। क्यों? क्योंकि फोर्थ वाला ग्रुप आपका कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है। सो S हो गया, देखो वेरीफाई हो गया ना, S और R था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल गया, S मिल गया, ठीक है। नाउ अच्छा एक बात मेरे को बताओ कि अगर मान लो कि अगर ये इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R है और इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S है, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, कि ये मॉलिक्यूल का R है
और इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है ऐसे, मतलब इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज क्या है आपका ये है। इसको आप कोशिश करो तो इसको पूरा का पूरा कवर करने का, जैसे कार्बोक्सिलिक यहीं पे, मिथाइल यहीं पे, तो उठा के ऐसे रखने का कोशिश करो। कार्बोक्सिलिक यहाँ पे, मिथाइल यहीं पे, कवर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, कवर नहीं हुआ। यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, कवर नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ कि इसको 180 से रोटेट करता हूँ, क्यों? क्योंकि 180 का रोटेशन तो अलाउड है ना। तो CH3 ऊपर चला गया, COH नीचे चला गया। नाउ CH3 कहाँ चला गया? ऊपर, और उस रोटेट किए हुए मॉलिक्यूल को आप उठा के यहाँ रखो, तो CH3 यहाँ चला गया और CH3 वाले को आप यहाँ पे ला रहे हो, तो CH3 और COOH आपका कभी भी कवर होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ये है, और इसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब पूरा का पूरा कवर नहीं कर रहा है। मतलब ये दोनों पेयर्स क्या होंगे? इनएंशियोमर्स होंगे। ये दोनों पेयर्स क्या होंगे? इनएंशियोमर्स होंगे। ठीक है, आई होप इनएंशियोमर्स का कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मैंने कहा कि इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R है और इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है ऐसे। अच्छा, अगर मान लो कि ये मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R है, मतलब ये क्या कर रहा होगा? ये अगर मान लो PPL ऑप्टिकली एक्टिव तो आपको साफ दिख रहा है ना, क्योंकि आपका कायरल सिंगल कायरल सेंटर है, और क्या है, अगर सिंगल कायरल सेंटर हुआ तो मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका? R है। R कहने का मतलब क्या हुआ? R कहने का मतलब ये हुआ कि आइदर ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में PPL को रोटेट कर रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा। देखो मैंने आपको ये बात पहले बताया कि आप R और S देख करके नहीं बता सकते कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये बात आपको कहां पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो वहां पे देखोगे कि नहीं ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोला, हम लोग कुछ देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये जो है, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, अभी हम लोग फिक्स नहीं करते, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, कि ये जो मॉलिक्यूल है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कितना का क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। R वाला जो मॉलिक्यूल है अपना, वो क्या कर रहा है? 30 डिग्री से रोटेट कर दे रहा है PPL को। ठीक है, तो S वाला क्या करेगा? S वाला क्या करेगा? S वाला 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। अगर R यही मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है 30 डिग्री, तो S वाला क्या कर देगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा कितना? सेम मैग्नीट्यूड से, 30 से और 30 से। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो जैसे कि अब मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि फिर से अपन समझते हैं कि अगर हम लोग सपोज करते हैं थोड़े से देर के लिए कि इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है R, और हम लोग ये सपोज करते हैं कि ये 30 डिग्री से क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है PPL को। किसको रोटेट कर दे रहा है? PPL को। PPL को क्यों रोटेट कर रहा है? क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि ये 30 डिग्री से क्या कर रहा है? इसको PPL को रोटेट कर दे रहा है R वाला। तो S वाला क्या करता है? इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन करता है। S R का जो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन कौन करता है? S करता है। इसका मतलब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है 30 डिग्री से, तो S क्या कर रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री से क्या कर दे रहा होगा? रोटेट कर दे रहा होगा। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया कि जैसे कि आप PPL जो बनाए थे, जो आप अपना पोलरीमीटर बनाए थे, ठीक है, उसमें क्या करते थे आप? सॉल्यूशन डालते थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मान लो कि 50% R वाला मॉलिक्यूल इधर डाल दिया। ओके, R वाला मॉलिक्यूल इधर डाल दिया, मतलब दोनों का बेसिकली मैंने R वाले का और S वाले का क्या कर दिया? 50-50% मिक्सचर दे दिया। ठीक है, 50% R दे दिया और 50% क्या दे दिया? S दे दिया। ठीक है, अभी आप ये क्या होगा, बेसिकली आपस में सॉल्यूशन में जाने के बाद मिक्स हो जाएगा, लेकिन आप कंसीडर कर रहे हैं कि R वाला को मैंने एक साइड रखा और S वाले को हमने क्या किया? एक साइड रखा है ना। मान लो कि ये PPL है, यहां से मैं क्या करने वाला हूं? PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करने वाला हूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो PPL जब इस सॉल्यूशन से गुजरेगा, R से गुजरेगा, तो R वाला क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है 30 डिग्री से, कर दिया रोटेट। अब यहां से जैसे जैसे गुजरेगा ये 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही S वाले रीजन में जाएगा तो S वाला रीजन क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट कर देगा। फिर से समझते हैं कि जैसे PPL मान लो कि यहां से पास हो रहा है, तो जैसे ही R में जाएगा, R क्या करेगा? 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। लो यहां से क्लॉकवाइज, ये जैसे ही S वाले रीजन में जाएगा, S वाला क्या करेगा? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा और फिर ये बाहर चलाएगा। तो क्या हुआ? पहले जो आपका लाइट लिया था वो वर्टिकली आया, ये यहाँ पे जाने के बाद ऐसे ऐसे मुड़ गया, फिर जैसे ही S में गया वो उल्टा रोटेट करके और ऐसे ऐसे करके भेज दिया। आ रहा बात समझ? मतलब कि 30 डिग्री रोटेट जो मेरा R किया था वो S ने क्या कर दिया? उसको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और एज इट इज लाइट आपका क्या हो गया? बाहर आ गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ये सॉल्यूशन कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या हो गया आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों?
ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि जैसा ही मैंने पीपीएल भेजा था वैसे ही पीपीएल बाहर आ गया प्लेन बॉडी, ये किधर भी नहीं रोटेट किया, ना ही क्लॉकवाइज रोटेट किया और ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो जब पीपीएल रोटेट नहीं करता है तो वैसे सब उसको आप क्या बोलते हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ ये जो मिक्सचर है ना 50% IS का और 50% R का, उसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। सो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग रेसमिक मिक्सचर का? रेसमिक मिक्सचर का डेफिनेशन लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ 50% mixture of 50% mixture of 50% are configurations apostrophe ऐसे configurations molecule and 50% of S configurations molecule is called racemic mixture. क्या ऐसा भी लिख सकते हैं डेफिनेशन अपन, है ना? मिक्सचर ऑफ इनैक्टियोमर्स, है ना? डेफिनेशन से लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ equal mixture of enantiomers, equal mixture of enantiomers, equal mixtures of enantiomers are called racemic mixture, है ना? मतलब कि इनैंशियोमर, ये दोनों पेयर क्या है आपके? इनैंशियोमर्स, है ना? तो इस इनैंशियोमर्स का 50% आपने ले लिया और एस वाले का 50% ले लिया। ये जो मिक्सचर आपने बनाया ना वो क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? रेसमिक मिक्सचर हो गया, ठीक है? तो जो रेसमिक मिक्सचर है वो कैसा हुआ? रेसमिक मिक्सचर जो आपका आया वो कैसा आया? वो ऑप्टिकली एक्टिव आया ना ऑप्टिकली इनएक्टिव आया? आपने पीपीएल को ऐसे वर्टिकली डाला था, बाहर कैसा मिला आपको? वैसे ही वर्टिकली मिला। मतलब जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो कैसा होता है आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। सो रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर्स कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। नाउ बेसिकली जो ऑप्टिकली इनएक्टिविटी आया वो किसकी वजह से आया? देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव किसकी वजह से आया? जैसे कि मान लो ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये क्या किया? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो ये मॉलिक्यूल अलग है और ये मॉलिक्यूल अलग है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन कहने का मतलब कि अगर मान लो कि मैं एक मॉलिक्यूल हूं तो मैं अगर उस पीपीएल को क्या किया? क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल है मेरा मिरर इमेज जो इनैक्सियोमर है वो उसको क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो मैं और वो दोनों क्या है? अलग अलग मॉलिक्यूल है ना। तो एक मॉलिक्यूल ने क्या किया? क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो दूसरे मॉलिक्यूल ने क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो इस कंपनसेशन को जो मैंने क्रिएट किया जो क्लॉकवाइज क्रिएट किया रोटेशन को, उसने क्या कर दिया? उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया 30 डिग्री से, ठीक है? तो ये जो कंपनसेशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? एक्सटर्नल मॉलिक्यूल की वजह से हुआ। सेम मॉलिक्यूल की वजह से नहीं हुआ ना। वो जो दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है सामने मिरर में वो दूसरा मॉलिक्यूल है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आता है वो किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। एक्सटर्नल कंपनसेशन कहने का मतलब जो मॉलिक्यूल है, जो आपका जो कंपनसेशन हो रहा है वो दूसरे मॉलिक्यूल से हो रहा है ना। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट अपने को लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट है वो, ठीक है? कि ऑप्टिकल inactivity is due to external compensation. Is due to external compensation. एक्सटर्नल कंपनसेशन कहने का क्या मतलब हुआ? कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल है, कोई बाहर का मॉलिक्यूल है जो उसको क्या करता है? कंपनसेशन को
कैंसिल कर दिया, हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, उसने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। सो आई होप रेसमिक मिक्सचर आपको समझ में आया होगा कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। मैं एक बार शॉर्ट में आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि रेसमिक मिक्सचर्स में क्या होता है, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, 50% रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है आपका, रेसमिक मिक्सचर होता है पहला 50% R एंड 50% S, 50% R और 50% S का मिक्सचर बना दो, मतलब इनएंशियोमर्स का क्या करो 50-50% मिक्सचर बना दो, वो क्या हो जाएगा आपका रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। क्यों, ठीक है। तो जो रेसमिक मिक्सचर है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिविटी आता है वो किसकी वजह से आता है, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से आता है, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, उसके एक्सटर्नल मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, उसके रोटेशंस को क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इनएंशियोमर्स क्या है और रेसमिक मिक्सचर क्या है, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर क्या है, 50% D का मॉलिक्यूल, सॉरी S R का मॉलिक्यूल और 50% S के मॉलिक्यूल को मैंने मिक्सचर बना दिया। तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो मॉलिक्यूल, वो मिक्सचर कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि S का मॉलिक्यूल चाहेगा क्लॉकवाइज रोटेट करना, लेकिन R का मॉलिक्यूल क्या कर देगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो जो मेरा PPL सीधा जा रहा था वो S ने ऐसे रोटेट किया, तो R ने क्या करेगा, उसको ऐसे रोटेट कर देगा, तो नेट मेरा बाहर आएगा। तो मेरे को क्या लगेगा कि मैंने भाई ऐसे इंसर्ट किया था, बाहर भी ऐसे ही है, मतलब मॉलिक्यूल कैसा है आपका, ये रेसमिक मिक्सचर कैसा है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्यों आता है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन कहने का मतलब कि कोई बाहर वाला मॉलिक्यूल उसके रोटेशन को क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है। वो समझ में आया होगा आपको, कॉपी करो आप थोड़ा 2 मिनट।